धड़कन की प्रॉब्लम होना एक काफ़ी कॉमन समस्या है। काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। ये बीमारी जितनी ज़्यादा कॉमन है उसी तरह से इससे एसोसिएटेड भ्रांतियाँ या मिथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर लोग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। होती भी है तो आधी अधूरी जानकारी होती है जो कि फ़ायदे के बदले उल्टा ज़्यादा नुकसान करती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट भ्रांतियों के बारे में और डिस्कस करेंगे इनके बारे में क्या है सच्चाइयाँ, ताकि आपको एक ओवरऑल असेसमेंट मिल सके कि बीमारी क्या है, कैसी है, किसको होती है और इसके बारे में सच्चाइयाँ क्या है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहली भ्रांति जो लोगों के दिमाग में आती है कि पैल्पिटेशन हमेशा सीरियस हार्ट प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करता है। यदि किसी को धड़कन का प्रॉब्लम है तो मान के चलिए कि वो सीरियस है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत माइल्ड से लेकर बहुत सीरियस लेवल्स तक जा सकती है। अलग अलग इसके रेंजेस हो सकते हैं। किसी को बहुत माइल्ड पैल्पिटेशन हो, यानी सिर्फ थोड़ा हृदय की गति बढ़ जाना, जिसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं, यानी नॉर्मल हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाना, ये डेंजरस यूजली नहीं होता। इसमें ज़्यादातर में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। किसी को डेंजरस अरिथमिया होता है, यानी रिदम चेंज हो जाना। साइनस टैकीकार्डिया का मतलब है नॉर्मल हृदय गति का बढ़ जाना और अरिथमिया का मतलब है रिदम चेंज हो जाना। जब रिदम चेंज होती है तो वो सीरियस हो सकता है। उसमें भी कई रिदम प्रॉब्लम्स है जो उतनी सीरियस नहीं है और कुछ है जो बहुत सीरियस है, कुछ ऐसी है जिसमें तुरंत जान भी जा सकती है। तो इसलिए पैल्पिटेशंस का होना ये क्लियर कट हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि उस व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है और सीरियस प्रॉब्लम ऐसा ज़रूरी नहीं है। 80 to 90% पेशेंट जिनको पैल्पिटेशन होता है उनको मान के चलिए सीरियस प्रॉब्लम नहीं निकलती है और उनको थोड़ा बहुत दवाइयों से या कई बार बिना दवा के भी मैनेज किया जा सकता है। 5 से 10% केसेस में जहां हार्ट पहले से स्ट्रक्चरली डैमेज होता है या रिदम का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का है या पेशेंट को उसके साथ कुछ और एसोसिएटेड फीचर्स है, वहाँ पे खतरा ज़रूर होता है और वहाँ डेफिनेटली उसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। लेकिन हर केस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट एक अवधारणा है कि यदि किसी को धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है तो हर एक व्यक्ति को सीरियस हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ये सोचना भी गलत है। और दूसरी तरह से अगर ये हम सोचें कि अगर पैल्पिटेशन हो रहा है तो वो माइनर प्रॉब्लम है, उसे इग्नोर हर पेशेंट में कर सकते हैं, तो वो सोचना भी गलत है। सच्चाई कहीं बीच में ही है। कुछ पेशेंट्स में पैल्पिटेशन सीरियस हो सकते हैं, कुछ पेशेंट में नहीं हो सकते। इसका डिसीजन कि वो सीरियस है या नहीं, इसका डिसीजन जांचों के बाद ही हो सकता है। सिर्फ बातें करने से या सिर्फ उस पर डिस्कशन करने से या बिना जांच करवाए आप कुछ नहीं बता सकते कि वो सीरियस है नहीं। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जरूर मिल सकता है, लेकिन जब तक उसकी प्रॉपर जांच नहीं हो तब तक किसी भी पेशेंट को सीरियस या नॉन सीरियस कैटेगराइज करना मुश्किल होता है। अगला इंपॉर्टेंट भी अवधारणा यह है कि पैल्पिटेशन का हमेशा मतलब ये होता है कि हृदय की गति बहुत फास्ट हो, उसी को पैल्पिटेशन बोलते हैं। पैल्पिटेशन का बेसिकली मतलब यह है कि आपको महसूस हो रही है कि आपके हृदय की गति हो रही है। नॉर्मल व्यक्ति जब सांस लेता है तो वो उसे पता नहीं चलता है। नॉर्मल व्यक्ति का हृदय जब धड़कता है तो वो उसे पता नहीं चलता है। लेकिन जो अबनॉर्मल पता अगर चल रहा है कि आपका हार्ट धड़क रहा है, वो पैल्पिटेशन होता है। कई कारणों से हो सकता है, जहाँ हृदय की गति ना भी बढ़े तो भी पैल्पिटेशन हो सकता है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कॉमन कारण तो ऑब्वियसली हृदय की गति का बढ़ना है, पर अगर हृदय की गति बहुत ज्यादा स्लो हो तो भी पैल्पिटेशन हो सकते हैं। किसी को अगर हृदय बहुत ज्यादा डायलेट हो गया, बहुत ज्यादा फोर्सफुली हार्ट बीट कर रहा हो, वैसे व्यक्ति में भी हो सकता है। वैल्व के लीकेज में जहाँ एक बार में बहुत ब्लड एक्सचेंज होता है वहां पे भी पैल्पिटेशन हो सकते हैं। और किसी व्यक्ति को एक आध सिंपल मिसबीट आ जाए तो भी पैल्पिटेशन या गति सुनाई दे, वैसा हो सकता है। तो इसलिए पैल्पिटेशन होना हमेशा हृदय की गति बढ़ जाने के साथ ही एसोसिएटेड ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे तरह के पैल्पिटेशन हो सकते हैं और किसको किस टाइप का पैल्पिटेशन है वो जांचों के बाद ही पता चलता है। पर यहाँ अगर किसी व्यक्ति को पैल्पिटेशन हो रहा है तो उसको सीरियसली इवैल्यूएट करने की जरूरत है, ये जानने के लिए कि उसको जो है प्रॉब्लम वो किस कारण की वजह से हो रही है, कौन सा टाइप का है और इसमें आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। इनमें से काफ़ी पेशेंट ऐसे होंगे जिनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये डिसीजन जांचों के बाद ही हो सकता है। इसके अलावा पैल्पिटेशंस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट अवधारणा ये है कि पैल्पिटेशन ज़्यादातर हार्ट अटैक के साथ या सीरियस हार्ट डिजीज के साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा है जिनका हार्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो फिर भी उनको धड़कन महसूस हो, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट हो जिनका हार्ट नॉर्मल साइज का हो, डायलेटेड ना भी हो तो भी पैल्पिटेशन हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए पैल्पिटेशन जैसे मैंने बोला जरूरी नहीं है कि वो सीरियस हार्ट डिजीज की तरफ ही पॉइंट करे। कई लोग को बिना हार्ट अटैक के, बिना कोई ब्लॉकेजेस के, बिना कोई हार्ट के डायलेट हुए, बिना कोई हार्ट में बीमारी हुए भी पैल्पिटेशन हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में पैल्पिटेशन सीरियस नहीं होता, सिर्फ थोड़ी गति बढ़ जाती है जो कि महसूस होती है, जिसे साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स में कोई बीमारी ना निकले जांचों के बावजूद भी ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको पैल्पिटेशन होते हैं
उनको एंजाइटी इंड्यूस्ड टाकीकार्डिया या घबराहट से बढ़ा हुआ हृदय गति ही होता है, जिसमें कोई जांच के बाद बीमारी नहीं निकलती है। तो इसलिए पैल्पिटेशन का होना हमेशा कोई सीरियस प्रॉब्लम के साथ लेके ही आएगा या हार्ट अटैक के साथ ही एसोसिएटेड है, ये सोचना गलत है। अगली इंपॉर्टेंट मिथ या अवधारणा इसके साथ ये है कि यदि किसी व्यक्ति को पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है तो उसको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, उसको बैठे बैठे का जीवन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो गति बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने से थोड़ा स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं जो गति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का व्हीकल टोन बढ़ता है जो कि आपकी पैल्पिटेशन को कम करता है। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स को हम पैल्पिटेशन वाले पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, इससे उनको फायदा होता है। 100 में से 5-7% ही केसेस ऐसे होंगे जहां पे पेशेंट को एक्सरसाइज इंड्यूस अरिथमिया है या कोई डेंजरस टाइप का अरिथमिया है या हार्ट स्ट्रक्चरली डैमेज हो चुका है या बीमारी इतनी सीरियस लेवल पर है कि पेशेंट को एक्सरसाइज करने से रिस्क हो सकता है। वहीं पे पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए मना बोला जा सकता है और शायद इनका इंसिडेंस 5% भी नहीं होगा। 95 to 99% केसेस में एक्सरसाइज करने से पेशेंट को फायदा ही होगा। बस आप कुछ सावधानियों का ध्यान रखें, कुछ विशेष लोग प्रिकॉशन जो होते हैं इस मामले में उसका विशेष ध्यान रखें। एक्सरसाइज के लिए पैल्पिटेशन वाले पेशेंट में क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी वो ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है और 95% केसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको उल्टा एक्सरसाइज करने से फायदा ही मिलेगा। तो ये अवधारणा पूरी तरह से गलत है कि हर पेशेंट जिनको धड़कन का प्रॉब्लम है सबको एक्सरसाइज बंद करके बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए। वैसा करने से उल्टा फायदा के बदले नुकसान ही होगा। अगला इंपॉर्टेंट अवधारणा ये है कि अगर किसी को धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हमेशा एक इमीडिएट कंसर्न का प्रॉब्लम है और वैसे व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि पैल्पिटेशन क्योंकि बहुत तरीके का हो सकता है। 80 to 90% पेशेंट्स को पैल्पिटेशन में कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर उन पेशेंट का जिनका पहले से जांच हो चुका है। यदि आपका सारा कार्डियक इवैल्यूएशन हो चुका है और सब जांचें नॉर्मल है और ये पहले डिसाइड हो चुका है कि आपको पैल्पिटेशन जो है वो सीरियस टाइप का नहीं है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है और आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सीरियस पैल्पिटेशन है तो फिर आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत है और तो फिर अगर धड़कन बढ़ रही तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर केस टू केस ये वेरी करेगा और किसको किस तरह का पैल्पिटेशन उस पर डिपेंड करेगा। आपको उसके लिए घबराने की जरूरत है या नहीं, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या नहीं, वो सब कुछ आपके कौन से टाइप का पैल्पिटेशन और कितना सीरियस पैल्पिटेशन है उस पर डिसाइड होगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को पैनिक करना है वो भी नहीं है और हर व्यक्ति को उसको लाइटली लेना है वो भी गलत है। आपका पहले का अगर इवैल्यूएशन हो रखा है तो आपको सीरियसली भले ना लेना पड़े अगर आपको सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर सीरियस प्रॉब्लम ऑलरेडी डिसाइड है तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है और उसमें आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा जांच करवाने की जरूरत है। इसके लिए एटलीस्ट जब पहली बार हो तब तो आपको सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका अगर पहले से कोई इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, कोई चेकअप नहीं हुआ है, तो पहली बार जब कभी इसका प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको एक बार एटलीस्ट जांच करा लीजिए। जांचों में सब कुछ नॉर्मल आए तो मे भी आप अगली बार उसे इग्नोर कर सकते हो, अनलेस सिम्टम्स में बहुत ज्यादा बिगाड़ हो रहा है तो। लास्ट इंपॉर्टेंट भ्रांति अवधारणा जिसके बारे में बात करेंगे वो ये है कि पैल्पिटेशन या धड़कन की प्रॉब्लम वाले ज्यादातर पेशेंट्स को मेडिसिन लेनी पड़ेगी और मेडिसिन लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। मेडिसिन लेना है या नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी और क्या क्या मेडिसिन लेनी है और आगे कोई थेरेपी की जरूरत है या नहीं, ये भी पैल्पिटेशन के टाइप्स पर डिपेंड करेगा। यदि किसी को माइनर टाइप का पैल्पिटेशन और साइनस टैकीकार्डिया तो वहाँ मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने और डाइट एक्सरसाइज करने से काम चल सकता है। सीरियस टाइप का पैल्पिटेशन है तो वहाँ काफी केस में लाइफ टाइम मेडिसिन चल सकती है। तो किसको किस टाइप कितना सीरियस पैल्पिटेशन और दवाओं का कैसा रिस्पॉन्स है इस पर से डिसाइड होगा कि उसको दवाओं की जरूरत है या नहीं। इसमें भी कोई रैंडम या ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि हर व्यक्ति को दवा लगेगी या हर व्यक्ति को नहीं दवा लगेगी, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इनमें से काफी पेशेंट्स को एटलीस्ट 20% पेशेंट्स को मान के चलिए कि लंबे समय तक दवा लेनी पड़ती है। जिनको ज्यादा सीरियस पैल्पिटेशन है और जिनको एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल चेंज करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहे उनको लंबे समय तक दवा चलती है, कभी कभी 1 साल, कभी कभी 2 साल, कभी कभी लाइफ टाइम। वो केस टू केस या बीमारी टू बीमारी डिफर करेगा। पर हर पेशेंट में दवाई लाइफ टाइम लगेगी या किसी भी व्यक्ति को दवा नहीं लगेगी लाइफ टाइम, दोनों ही सोचना गलत है। सच्चाई कहीं बीच में ही है कि जितना आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि दवाई चलेगी या नहीं चलेगी और कितने टाइम तक चलेगी और कौन कौन सी दवाइयाँ चलेगी। तो ये भी कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट दे देना पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति को दवा चलेगी या नहीं चलेगी। आपको कैसी प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे आप चेकअप कराइए, फिर डॉक्टर पर ये डिसीजन छोड़ दीजिए कि दवा लेने की जरूरत है या नहीं, दवा बंद करने से फायदा होगा या नुकसान होगा। ये सारा डिसीजन आप खुद ना ले, आपका डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट वो ले आपकी बदले तो ज़्यादा अच्छा है।
तो आज के टॉपिक में बस इतनी ही चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा भी और 5-6 टॉपिक्स हैं जिसको हम इस टॉपिक के या वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और उन सारे मिथ्स को भी हम क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा